हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। आज का जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, अर्थमेटिकल से आपको मैथ्स याद आ गई होगी, उसमें भी एक टॉपिक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आएंगी, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक जो हैं, जो आप नॉर्मल मैथ्स अपनी पढ़ते हो सब्जेक्ट, उसके अंदर के टॉपिक्स हैं, तो आप बहुत ही इजीली इसको कैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे बात करते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग होती क्या है। यहाँ पर इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द नंबर सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, पावर एंड रूट्स, सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो मैथ्स में आपने देखे होंगे सारे टॉपिक, सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रेशियो, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। बस ये सारे ही जो नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग में आते हैं। क्लियर है? नाउ द एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक रीजनिंग इज फाउंड इन आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी लाइक कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो अब ये अर्थमेटिक रीजनिंग काम कैसे आती है? ठीक है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। किस तरीके से? अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है, ठीक है, अ परसेंटेज ऑफ मंथली इनकम, मंथली इनकम का परसेंटेज अगर मैं निकालूं कि मेरी इतना इनकम थी और इतना खर्च हो गया तो कितना परसेंट मेरा बचा है, तो इस तरीके से। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ लैंड, लैंड का एरिया फाइंड करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमारे अर्थमेटिक रीजनिंग क्या आती है, यूज में आती है। ओके, so the common arithmetic operations we use in problems are these. so ज़्यादातर जो अर्थमेटिक रीजनिंग में जो ऑपरेटर्स जो यूज में आते हैं वो आते हैं प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश एंड इक्वल। ओके, ज़्यादातर यही आते हैं। ओके, आगे देखिए। अब सबसे पहले बात करेंगे HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, HCF और LCM हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में। क्या होता है? HCF का मतलब होता है मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये आपका थर्ड फोर्थ क्लास का टॉपिक है, जो आप बेसिक जो टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है HCF एंड LCM ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर का। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर का HCF और LCM किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अगर मैं LCM निकालूं फ्रैक्शंस का तो क्या होगा, LCM ऑफ द न्यूमरेटर और HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। नॉर्मल जो परफेक्ट नंबर होते हैं, रियल नंबर्स में जो आते हैं, लाइक कोई नेचुरल नंबर ले लो या कोई इंटीजर ले लो, अगर हम उसका HCF और LCM निकालें तो बहुत आराम से हमें निकालना आता है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड है निकालने के। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शन जब होते हैं हमारे पास लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब वो होते हैं, तो किस तरीके से हम उनमें LCM और HCF निकालेंगे, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दो नंबर है, तो किस तरीके से निकलेगा। तो LCM जब निकालेंगे हम फ्रैक्शन का, तो उसके न्यूमरेटर का हम LCM निकालेंगे अपॉन में HCF ऑफ अ डिनोमिनेटर, और अगर हम HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे तो HCF निकालेंगे न्यूमरेटर्स का एंड LCM का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रैक्शंस का LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे बॉड मास रूल आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, बहुत ही बेसिक है। इसमें क्या होता है, B से ब्रैकेट्स, O से ऑर्डर, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी कोई इक्वेशन आपको दी जाती है, उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो सीरीज होती है, एक रूल होता है, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉड मास रूल। दैट मीन्स सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, देन हमें ऑर्डर सॉल्व करने होते हैं, लाइक ऑफ वाली टर्म्स होती है, लाइक हाफ ऑफ 16 या 2/3 ऑफ 18। ठीक है, और यहाँ पे रूट x या x², ऐसी कोई टर्म्स होती हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम किस पर ध्यान देते हैं, डिवाइड वाली टर्म्स पे, कि डिवाइड जहाँ जाए पहले फिर उसको सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई में करते हैं, फिर उसके बाद प्लस एंड माइनस। ओके, सो यहाँ प्लस माइनस आप आगे पीछे कर सकते हो। सो ये बॉड मास रूल है जो आप स्कूल में नॉर्मल पढ़ते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशंस आएंगे, हम उसमें ये रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, आगे बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज आपको पता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। अब यहाँ पर इसको अगर मैं हाफ में डिवाइड कर दूं, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब, सेंटेज मतलब होता है सेंट, सेंट मतलब यहाँ पर 100। क्या होता है सेंट मतलब 100 होता है, और पर मतलब ईच एक तरह से। तो यहाँ पर परसेंट का मतलब आपका हो जाएगा 1/100। क्या हो जाएगा, 1/100।
100। सो परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, सेंट मतलब 100, हर एक 100। अगर 0% लिखा है दैट मीन्स 0/100, 25% लिखा है दैट मीन्स 25/100। मतलब अगर हम मार्क्स दे रहे हैं, किस में से दे रहे हैं, 100 में से मार्क्स दे रहे हैं। तो जो भी आपके पास नंबर्स आएंगे, अलग अलग कैलकुलेशंस आपके पास होंगी, कोई सिचुएशन अलग होगी, डाटा अलग उसमें होगा। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का पेपर है, लेकिन हम जब परसेंटेज निकालते हैं तब हमेशा किस में से निकालते हैं, 100 में से, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में से 25, तो मतलब दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 25%। यहाँ 50% है दैट मीन्स 50/100, 100 मतलब है 100%, मतलब 100/100, ओके। दैट मीन्स इस परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इस परसेंट का मतलब है यहाँ पे 1/100, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब परसेंटेज चेंज, अगर परसेंटेज में कोई चेंज आता है दैट मीन्स कोई, जैसे जरूरी नहीं है मार्क्स तो फिक्स रहेंगे, 25 50 में से 25 आए हैं तो 25 ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर आज का और कल का, तो आपको पता है अभी और 1 घंटे बाद तक का भी टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा बहुत तो इसमें वेरिएशन आता ही है। तो यहाँ पर जब चेंज आता है तो परसेंटेज में चेंज किस तरीके से निकाला जाता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज में क्या आएगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज। दैट मीन्स कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो किस परसेंट से हो रही है, ठीक है, और कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो किस परसेंट से वो डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज का हम क्या निकालते हैं, न्यू वैल्यू, जो नई वैल्यू आई है, माइनस जो पहले वाली ओरिजिनल थी, एंड अपॉन जो जो पहले वाली ओरिजिनल जो है वो नीचे आ जाता है। नया जो बना है, नया जो मेरे पास डेटा आया, इंफॉर्मेशन आई है, जो पुरानी वाली डेटा इंफॉर्मेशन और नीचे इनिशियल वाली, पहले वाली, तो ऐसे अपॉन में रखेंगे और मल्टीप्लाई विद 100। जैसे ही मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे दैट मीन्स वहां पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ओके। सिमिलरली डिक्रीज की अगर मैं बात करूंगी, किसी में डिक्रीज हो रहा है तो हम इनिशियल, अब क्यों हम ऐसा इनिशियल आगे रख रहे हैं, यहाँ पीछे रख रहे हैं, इधर इसको आगे रख रहे हैं, इसे पीछे रख रहे हैं, माइनस ही करना है, लेकिन दोनों को चेंज करके क्यों कर रहे हैं, देखिए जब इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स जो नई वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी इनिशियल वैल्यू से। ऐसा ही होता है कि जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई बॉक्स है वो 25 रुपीज का आ रहा है, लेकिन अब अगले दिन ही वो 30 रुपीज का हो गया, तो 30 रुपीज जो नई वैल्यू है वो ज्यादा है पुरानी वाली वैल्यू से, इसलिए हम ग्रेटर वैल्यू को हमेशा आगे रखते हैं। लेकिन जब कोई चीज डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स उसकी जो ओरिजिनल वाली जो वैल्यू है, ऑफकोर्स अगर कोई चीज 50 की आ रही है और बाद में उसे 25 की दे रहे हैं, तो 50 जो है वो 50, इनिशियल वैल्यू क्या होगी इस वाले में, ग्रेटर होगी न्यू वैल्यू से। नई वैल्यू तो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो इसलिए हम हमेशा ग्रेटर वैल्यू को आगे लिखते हैं, ओके। और नीचे हमेशा हमारी इनिशियल वैल्यू ही रहती है, जो ओरिजिनल पहले वैल्यू थी वही हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, एंड इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट, ठीक है। आपको अगर किसी भी चीज का अगर इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज, ओके। नाउ इंक्रीज इज न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर अब इसमें भी हमें इंक्रीज निकालना है, क्योंकि अब यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ तो इंक्रीज परसेंटेज है और यहाँ पर इंक्रीज है, कितना इंक्रीज हुआ है, मान लीजिए कोई चीज 30 की है, अब किसकी आ रही है, वो 40 की आ रही है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या करोगे, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस। सिमिलरली डिक्रीज हो रही है तो पुरानी वाली में से नई वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस। मतलब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको उनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना डिक्रीज और कितना इंक्रीज हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, ठीक है। परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज हमें दी जाएगी और उसे हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल मतलब पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे 2.56, 3.854, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मुझे ये देखो, यहाँ पर 28 जो है वो कैसा दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, 28% लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। अब इस परसेंट को, अभी हमने इससे पहले बात की थी, परसेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट, दैट मीन्स इस परसेंट को मैं 1/100 लिख सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे परसेंट हटाया और नीचे क्या लिख दिया, 100। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, ऑफकोर्स अब यहाँ से आप जीरो रिमूव करोगे तो ऊपर 2 डिजिट्स के आगे क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 0.28, ठीक है। अब 0.28 का मतलब है यहाँ पर आप जीरो भी लिखोगे तो 0.28, बात एक ही है,
ठीक है, तो हमेशा आगे 0 लिखो ताकि पॉइंट का प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पॉइंट दिखता नहीं है या कुछ होता है, तो हमें हमेशा 0.28 लगाना चाहिए। ओके, सो डिवाइड बाय 100, मूव द डेसिमल 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। क्या बोला है यहाँ पर, वही डिवाइड बाय 100। जैसे इसको डिवाइड बाय 100 क्यों किया हमने, क्योंकि हमने परसेंट हटाकर उसकी वैल्यू क्या रख दी, 1/100 रख दी। एंड देन यहाँ से 2 0 है नीचे, तो उस 0 को रिमूव करके हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में पीछे से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये पॉइंट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है 256/1000, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 0 है, तो आप क्या करोगे, नीचे से ये हटा दोगे और ऊपर वाले में 3 डिजिट छोड़ के 6 5 और 2, 6 5 और 2 को छोड़ के आगे क्या लगा दोगे, पॉइंट। ठीक है, ये डेसिमल लगाने का तरीका है। और अगर आपको वापस फ्रैक्शन में लेकर आना, ये वैल्यू तो अभी फ्रैक्शन में थी, ये वैल्यू तो अभी क्या है, फ्रैक्शन में, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मुझे यहाँ दे देते हैं 2.56, अब इसको दोबारा से क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप दोबारा पॉइंट रिमूव करोगे और पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेस है, 2। सो आपका यहाँ पर इसको जब आप फ्रैक्शन में वापस डालोगे तो ये आ जाएगा 256/100। सिमिलरली इसका उल्टा है, जस्ट वाइस वर्सा है। अगर नीचे 0 है तो उन्हें हटाकर पीछे से काउंट करके आप उतने पॉइंट लगाओ और वापस कन्वर्ट करना है, दोबारा आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हम परसेंटेज को क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, लॉस मतलब होता है नुकसान। फायदा तब होता है जब कोई चीज हमें एक्स्ट्रा में मिल रही है, जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में मैंने 50 रुपीज इन्वेस्ट किए, लेकिन रिटर्न में मुझे 150 रुपीज मिले। ठीक है, तो उसमें मुझे फायदा कितना हुआ, 100 रुपीज का। अभी 100 रुपीज कैसे फाइंड किया मैंने अपने जो प्रॉफिट हुआ है उसमें जो मेरे पास आया है, मतलब जो अमाउंट मेरे को वापस मिला है, रिसीव किया है मैंने, और जो इन्वेस्ट किया, उन दोनों का मैंने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। दैट मीन्स 150 मुझे मिले थे और 50 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो 150 में से मैंने 50 माइनस किया। दैट मीन्स मेरे पास 100 रुपीज का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऐसी प्रॉफिट मतलब फायदा, किसी चीज का फायदा होना, और लॉस मतलब नुकसान होना। ओके, so the buying price of any item is known as a cost price। ठीक है, किसी भी आइटम की जो प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉक्स है उसकी कीमत अगर 25 रुपीज है, तो वो 25 रुपीज उसमें कॉस्ट दी जाती है, उसकी जो प्राइस दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। किसी भी इस वस्तु को, किसी भी चीज को खरीदते हैं, जिस वैल्यू से हम खरीदते हैं, तो वो जो बाइंग प्राइस होती है, जो हमारी बाइंग प्राइस होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CP। इट इज रिटन इन शॉर्ट एज CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच यू सेल, जिसमें आप बेचते हो। कोई अगर सामान है, मैंने उसको 25 रुपीज में बेच दिया, तो 25 रुपीज क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने वाली प्राइस। सो उसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SP। ओके, सो कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदी गई है वो कॉस्ट प्राइस होती है, जितने में बेची गई है वो कौन सी होती है, सेलिंग प्राइस। क्लियर है, आगे देखिए, व्हाट वुड यू से इट बेटर टू यू सेल द आइटम एट अ लोअर प्राइस, सेम प्राइस और हायर price than your buying price. You can decide whether the sale was profitable or not depending on the CP and SP। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लॉस और प्रॉफिट की। ये तो हो गई आपकी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा गया और जितने में बेचा गया। अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम है, दैट मीन्स कोई मैंने एक चीज़ 5 रुपीज़ में खरीदी लेकिन 25 रुपीज़ में बेची है, दैट मीन्स मेरी कॉस्ट प्राइस तो कम हो गई 5 और सेलिंग प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा। तो जब भी ऐसा होगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, SP जब भी ज़्यादा होगी, तो मुझे क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इक्वल होती है, मतलब दोनों ही बराबर हैं, कॉस्ट प्राइस जितने से 5 रुपये में मैंने खरीदा था और 5 रुपये में ही मैंने बेच दिया, दोनों प्राइस इक्वल है, तो वहाँ पे ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस आएगा। ओके, आगे देखिए, इफ CP इज ग्रेटर देन SP, और अगर मेरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है, दैट मीन्स मैंने कोई चीज़ 50 रुपीज़ की खरीदी और 20 रुपीज़ में बेची, तो मेरे पास 30 रुपीज़ का क्या हो गया, नुकसान, क्योंकि मैंने तो 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, लेकिन रिटर्न में मुझे कितना मिला, कितने में बेचा मैंने, 20 रुपीज़ में बेचा, तो मेरे पास तो 30 रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा चले गए। सो यहाँ पर जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, तो हमें हमेशा क्या होता है,
लॉस होता है। क्लियर है सबको बिल्कुल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस के बाद यहां पर हम बात करेंगे इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ लॉस। वही जो कहा गया है कि अगर सेलिंग प्राइस जो होती है वो अगर कम है, कॉस्ट प्राइस मतलब ज्यादा है, ये कम है, तो हमें होता है लॉस। ठीक है, और लॉस अब क्या होगा? लॉस होगा इसका मतलब। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस होगा। तो लॉस की जो डेफिनेशन है, अगर लॉस की इक्वेशन, लॉस मुझे फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करूंगी? जो सीपी है जो ज्यादा है उसमें से एसपी क्या कर दूंगी? माइनस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे हम? माइनस। अब कॉस्ट प्राइस आगे क्यों है? क्योंकि वो लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। मतलब मैंने कोई चीज 50 में खरीदी है और 20 में बेची है तो मेरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 50 और सेलिंग प्राइस जो है वो 20 कम है, तो हमेशा 50 में से 20 माइनस करेंगे, मेरा लॉस आ जाएगा 30 का। ठीक है, तो लॉस अमाउंट फाइंड करने का तरीका क्या है? ये इक्वेशन है, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, एंड इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर, और अगर एसपी जो है वो ज्यादा है किससे? सीपी से, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मैंने 50 रुपीज इन्वेस्ट किए लेकिन मुझे मिला कितने? 150 रुपीज वापस मिले, तो अब मेरे पास फायदा हो गया। 150 रुपीज ज्यादा आए, मतलब मेरे पास 50 रुपए दिए थे और 150 मुझे वापस मिल गए, तो 100 रुपए ज्यादा मिले मुझे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हम सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे और मुझे मेरा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 150 रुपीज वापस मिले थे, 150 में से मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50। 150 में से 50 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 100। ओके, क्लियर है? तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, ये आपके हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ओके, चलिए नाउ यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन टू फ्रेम एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंट प्रॉफिट और लॉस। अब बात यहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट और लॉस तो हमने फाइंड कर लिया कि लॉस तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, लॉस तो तब होगा जब मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो होगी वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, तो माइनस हो गया। और प्रॉफिट मुझे तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। तो ये तो मेरे को लॉस और प्रॉफिट, मतलब एक्चुअली जो अमाउंट की वैल्यू है वो ये इस इक्वेशन से फाइंड होती है। इन दो फॉर्मूला से मुझे एग्जैक्ट जो वैल्यू है मेरी लॉस, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है अमाउंट में, रुपीज में, वो मुझे इस फॉर्मूले से फाउंड होगा। लेकिन अगर बात की जाए परसेंटेज की कि कितना परसेंट मुझे लॉस हुआ है, कितना परसेंट मुझे मिला है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर उसे हम गेन परसेंट और लॉस परसेंट कहते हैं। आप चाहो तो इसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी कह सकते हैं। गेन और प्रॉफिट मतलब सिमिलर, सेम ही है। ठीक है, चलिए अब किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखिए, लॉस और गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। अब यहां पर क्या बोला गया है? देखो, इस लाइन में बोला है कि जब भी लॉस होगा या फिर अगर प्रॉफिट होगा तो हम हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करके देखेंगे कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मैंने कितने में खरीदा था और अब उससे मुझे कम अमाउंट मिला है या ज्यादा अमाउंट मिला है। तो हमेशा जब भी लॉस या गेन हम बात करेंगे तो वो किससे कंपेयर करेंगे, किसको रेफरेंस में रख के करेंगे? कॉस्ट प्राइस को, जितना हमने इन्वेस्ट किया या जिस अमाउंट में हमने उसे खरीदा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो जब भी गेन परसेंट निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? गेन, जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है, गेन मतलब ये प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें हम क्या कर देंगे? 100 यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई गेन, और नीचे क्या आ जाएगा? सीपी। इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका गेन, या आप इसे प्रॉफिट भी बोल सकते हो, अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये 100 मल्टीप्लाई करते ही ये चीज क्या बन जाएगी? प्रॉफिट में बन जाएगी, मतलब परसेंटेज में बन जाएगी। सो ये प्रॉफिट परसेंट मेरा आ गया यहाँ पे, जिसे हम बोल सकते हैं गेन परसेंटेज। ओके, ऐसी अगर मैं लॉस परसेंटेज का बोलूंगी तो जितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है और कितने में से हुआ है? कॉस्ट प्राइस नीचे यही बोला है, रेफरेंस पे हमेशा हम क्या लेंगे? कॉस्ट प्राइस लेंगे अपॉन में, और जैसे ही मैं 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इनको फाइंड करने के लिए मुझे गेन, लॉस और सीपी तीनों ये चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है,
अभी इनके क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये फॉर्मूला हम वहां पर यूज में लेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब लॉस प्रॉफिट टॉपिक आपका खत्म, अब बात करेंगे हम इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला इंटरेस्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा जब कहीं से आप बैंक से लोन लेते हो या किसी से उधार लेते हो तो उस पर क्या लगता है? ब्याज लगता है। उस ब्याज को ही क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 दिन के लिए किसी से 50,000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, किसी मैं बैंक में गई और मैंने वहां से उधार ले लिए 50,000, तो वो क्या लगाते हैं? उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाते हैं। इससे क्या होता है? अब देखो बैंक, कोई भी बैंक हो वो क्यों आपको पैसे देगा? कोई भी आपको देगा उधार तो क्यों देगा? वो अपना फायदा भी तो देखेगा। इसलिए वो क्या करते हैं? उस अमाउंट पर परसेंटेज वो क्या लगा देते हैं? ब्याज लगा देते हैं एक पर्टिकुलर परसेंट पे, कि इस मतलब 50,000 है तो एक दिन में इसका कितना, मान लीजिए 2% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो उस पर वो ब्याज देते हैं। तभी उनके पास जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें वो अमाउंट तो रिटर्न करना ही होगा, साथ ही साथ उस इंटरेस्ट को जो उस पर ब्याज लगा है वो भी रिटर्न करना होता है। इस तरीके से बैंक वगैरह जो भी उधार देते हैं उनका फायदा होता है। ओके, सो इसीलिए उधार हमें मिल जाता है, वरना कोई लोन क्यों देगा? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट फाइंड कैसे किया जाता है? ठीक है, अब ये जो आई इंटरेस्ट को किससे बताएंगे हम? इंटरेस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख रहे हो सामने। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब कैसे? देखो, प्रिंसिपल तो होता है वो अमाउंट, वो जो पैसे हम लगा रहे हैं, मतलब जितने पैसे हमने उधार लिए हैं या किसी को उधार में दिए हैं, तो ये तो इसको हम बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं। ओके, रेट होता है किस रेट से मैंने वो ब्याज लिया है या दिया है। रेट मतलब जैसे कि उस अमाउंट में मैंने 5% का लगाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि एक दिन में आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो एक रेट होती है फिक्स, ठीक है, उस अकॉर्डिंग होता है, इसको आर से बोलते हैं। और कितने टाइम के लिए मैंने दिया है वो उधार, कितने वक्त बाद आपको वो लौटाना है, कितने टाइम के लिए वो उधार दिया गया है, वो यहाँ पे टी। ओके, नाउ अब यहाँ पे 100 अपॉन में क्या आ जाता है? यहाँ पर 100। अब ये 100 अपॉन में क्यों आया? क्योंकि जो रेट हमें दी जाती है वो परसेंटेज में दी जाती है। किस में दी जाती है? परसेंटेज में। तो उस परसेंटेज को हटा के हम नीचे क्या लगा देते हैं? 100। हमने यही देखा था, अगर मुझे 5% दिया गया है रेट, ठीक है, रेट मुझे 5% दिया गया है, तो मैं क्या लिखूंगी? 5 अपॉन 100। क्लियर है? तो ये 100 अपॉन नीचे में रेट के साथ आता है। क्लियर? चलिए, सो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो टर्म लिखी हुई है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, 100, तो आप यहाँ देखोगे आई से तो हमारा इंटरेस्ट होता है, पी से प्रिंसिपल होता है, रेट आर से होता है और टाइम टी से डिनोट किया जाता है। नाउ पी प्लस आई इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। अब जब मैंने किसी से अमाउंट लिया है, पैसे लिए हैं, ठीक है, अब उस पर मैंने इंटरेस्ट लगा किसी चीज़ का, अब मैंने इंटरेस्ट दिया, पे करा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 दिन, ये मेरा टाइम हो गया 5 डेज, मैंने किसी से 50,000 उधार लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए बैंक से लोन लिया है मैंने 50,000, और कितने परसेंट का? 2% ब्याज मुझे देना है, इंटरेस्ट मेरा 2% है, और टाइम मुझे दे दिया है 5 डेज। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब आप ये देखिए, जब मैं उसे रिटर्न करूंगी, जब 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डेज जो मैं रिटर्न करूंगी, जो अमाउंट, उस अमाउंट को, जो रिटर्न हम लास्ट में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब इस अमाउंट को जब मैं रिटर्न करूंगी तो एक तो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि जो पैसे मैंने लिए हैं वो तो मुझे देने ही पड़ेंगे। अगर मैंने 50,000 लिए हैं, दैट मीन्स मुझे रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा? 50,000। सो ये पी तो आएगा ही आएगा, प्रिंसिपल, जो मैंने पैसे लिए हैं वो तो देना ही है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट उस पैसों पे लगा है, जो ब्याज उस पैसों पे बना है, वो भी हमें साथ में रिटर्न करना होता है उतने ही दिनों का, तो प्लस आई। तो जो फाइनल अमाउंट हमें रिटर्न करना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमने लिया था उधार में, और साथ ही साथ उस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगा था उसके साथ हमें उसे साथ में पे करना होता है। ओके, सो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बन जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो आपको ये अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट जो आपको रिटर्न करना है, वो आपका यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है और ये अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। आपको ये दोनों ही बहुत ही ढंग से, तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए
अब बात करेंगे हम मीन और एवरेज। सिंपल इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट की हमने बात करी। अब बात करेंगे मीन एंड एवरेज। मीन क्या होता है और एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज इज द एक्चुअल, अच्छा मीन और एवरेज दोनों का मतलब एक ही होता है, मीन और एवरेज का मतलब एक ही होता है। सो एवरेज इज इक्वल एक्चुअल सिंगल नंबर दैट इज लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास सीरीज दी गई है कि हर क्लास में इतने 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 बच्चे आए हैं, ठीक है, अब मुझे उसका एवरेज निकालना है कि टोटल एक्चुअल में कितने, मतलब एवरेज अगर मैं निकालूं कितने बच्चे आए हैं, तो मैं क्या निकालूंगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है नंबर और जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है उनके बीच में ही लाई करता है एक सिंगल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज हमेशा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो भी आपको डेटा इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसके भी बारे में, तो उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा इन दोनों के बीच में जो नंबर, कोई एक नंबर एक ऐसा होता है जो क्या बताता है, एवरेज बताता है, ठीक है। जैसे एवरेज स्टूडेंट हम बताते हैं, जैसे एक क्लास में किसी के 100 में से 90 मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए या 80 मार्क्स आए, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 10, 20 या 25, 30 ऐसे भी आए होंगे। लेकिन अगर बाहर रिजल्ट जाता है, मान लीजिए प्रिंसिपल ने रिजल्ट मंगाया उस क्लास का, तो टीचर हर एक का तो बताएंगी नहीं, क्या बताएंगी, उस पूरे क्लास का एवरेज निकाल के बताएंगी कि एवरेज मतलब सभी बच्चों को वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। दैट मीन्स अगर सबसे कम मार्क्स 10 आए हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स 95 आए हैं, तो इसका एवरेज निकाल कर हम क्या देते हैं, इन दोनों का जो स्मॉलेस्ट और जो ग्रेटेस्ट होता है इन दोनों का एवरेज निकाल कर फिर हम फाइनल मार्क्स वहां बताते हैं। ओके, सो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स, सारे ही नंबर्स जितने भी बच्चों के, मैं वही एग्जांपल में ले रही हूँ, सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट, और वो बच्चे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या निकलता है, एवरेज फाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक 5 में 5 स्टूडेंट का लेती हूँ, एक के 2 मार्क्स, 10 मार्क्स का पेपर था, 2 मार्क्स आए, एक के 5 आए, एक के 7 आए, एक के 10 आए और एक के 8 आए। 5 स्टूडेंट थे, इनके इतने आए हैं, कितने में से, 10 में से आए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 5, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 5, और इनका सम कितना है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 10, यहाँ से भी आ जाएगा 10, यहाँ से भी 10, 11, 31, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो नंबर निकलेगा ये क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। दैट मीन्स 5 6 30.1 बचा, 5 2 10, दैट इज उस पूरी क्लास का 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, 6.2, जो सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े वाले के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। अब एवरेज को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द एवरेज फॉर अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, वी जस्ट हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड द आउटकम बाय द नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज। क्या किया जाता है, हमें ऐड करना है सारी वैल्यू को, सबसे तो ऑल द वैल्यूज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, और फिर उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज, वो वैल्यूज कितने दी हुई हैं। अभी जैसे मैंने ये पहले बताया कि मार्क्स भी दे दिए बच्चों के, लेकिन कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 5 बच्चों के मार्क्स है, तो नीचे आ जाएगा अपॉन में, मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज होता है। ओके, सो एवरेज कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग द सिंपल स्टेप। तो एक कुछ स्टेप यहाँ बताए गए हैं फाइंड करने के। पहला है सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम आप निकालो। द फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द एवरेज नंबर इज द फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। पहले आपको क्या करना है, नंबर्स का जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास उनको ऐड कर देना, उनका सम निकालना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऐसे कितने नंबर दिए हुए हैं पहले तो, ठीक है, जो नंबर दिए हैं वो कितने हैं, तो वी हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन इन डेट शीट डाटा सेट। तो इसमें क्या है कि कितने नंबर्स दिए हुए हैं और कौन कौन से दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं उनको तो ऐड कर दो, और कितने दिए हुए हैं वो यहाँ लिख दो। देन एवरेज कैलकुलेशन क्या होता है, द फाइनल स्टेप इज कैलकुलेटिंग द एवरेज, डिवाइड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स स्टेप 1 अपॉन स्टेप 2, यह आपका निकल जाएगा एवरेज। क्लियर है, सम ऑफ द गिवन डाटा या सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला होता है क्या फाइंड करने का, एवरेज फाइंड करने का। क्लियर है, चलिए सो आपका ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है वो अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये लेक्चर जरूर एंड हो चुका है। सो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है यहाँ पे अर्थमेटिकल रीजनिंग। अब इसमें हमने टॉपिक पढ़े थे लाइक सिंपल इंटरेस्ट, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस। ये हमने टॉपिक कुछ कवर किए थे हमारे लास्ट लेक्चर में। अब हम उसी लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए अब और टॉपिक्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है यूनिटरी मैथड। ठीक है, अब अर्थमेटिक रीजनिंग में यूनिटरी मेथड कैसे आ गया, एक वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन कैसे ये इन्वॉल्व है देखिए। सो व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड होता क्या है? The unitary method is a method in which you find the value of unit and then the value of the required number of units. क्या फाइंड करना होता है ऐसे मेथड में? ये एक तरीका है फाइंड करने का। अब इसमें फाइंड जो भी करना होता है वो तो बात की बात है, लेकिन ये मेथड क्या काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये पहले हम बात करेंगे। तो इस मेथड में होता क्या है, विच यू फाइंड, इसमें आप वैल्यू फाइंड करते हो एक पर्टिकुलर यूनिट की। यूनिट फॉर एग्जाम्पल कि एक बास्केट में 50 मैंगोज हैं, ये मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं मालूम मुझे, मान लेते हैं कि 5 बास्केट में 25 मैंगोज हैं, ये मुझे गिवन डेटा है कि 5 बास्केट में 25 मैंगोज हैं। तो अब मुझे 1 बास्केट में फाइंड करना है कि एक बास्केट, अब ये बोला जाए कि 8 बास्केट में कितने होंगे, 5 बास्केट में कितने मैंगोज हैं, 25 मैंगोज हैं, तो 8 बास्केट में 8, ठीक है, 8 बास्केट में कितने मैंगोज होंगे। तो हम डायरेक्ट इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले कहाँ जंप करते हैं, हम 5 बास्केट से सबसे पहले किस में जंप करेंगे, 1 बास्केट में, मतलब यूनिट 5 बास्केट थी और उससे हम किस में आ गए, यूनिट बास्केट में। दैट मीन्स 1 बास्केट में कितने, जब 1 बास्केट का फाइंड हो जाएगा देन हम किस में जंप करेंगे, जो हमें फाइंड करना है 8 बास्केट में कितने हैं। ओके, इस तरीके से ये फाइंड होता है, तो उसमें ये यूनिटरी मेथड हमारा बहुत काम आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। अब जितने भी आगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि 8 बास्केट का मुझे फाइंड करना है, तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स है देन उस पर हम जंप करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट का फाइंड करते हैं, फिर द नंबर ऑफ यूनिट्स का फाइंड करते हैं। पहले एक का फाइंड करेंगे, फिर उससे ज्यादा का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड काम करता है। अब क्वेश्चन तो कुछ और है कि मैंगोज फाइंड करने, ये करना है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमारा कौन सा मेथड काम आ रहा है, यूनिटरी मेथड काम में आता है, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। तो फाइंड कैसे किया जाता है, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑल यूनिट्स एंड नंबर ऑफ गिवन यूनिट्स। कैसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, अभी मैंने ये बोला कि 5 जो बास्केट है उसमें 25 मैंगोज हैं, यही मैंने कहा था, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इस एग्जांपल को समझो, 5 बास्केट है उसमें 25 मैंगोज हैं। अब मैं यूनिटरी मेथड यूज में ले रही हूँ 1 बास्केट का। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, इस फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल में लूंगी यहाँ पर। देखो तो 1 यूनिट मतलब 1 बास्केट, वो यूनिट क्या है मेरी, बास्केट। तो अब यहाँ पे मैं जंप करूंगी कहाँ पे, पहले 1 बास्केट पे, यूनिट बास्केट पे। ओके, सो अब यूनिट बास्केट का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल द फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ गिवन यूनिट। अब यूनिट यहाँ पर तो यूनिट क्या है, बास्केट, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द ऑल यूनिट एंड नंबर ऑफ गिवन यूनिट। वैल्यू क्या है इसकी, एक यूनिट, यहाँ पे जितनी भी यूनिट दी है तो टोटल वैल्यू कितनी दी है, 25। तो 25 मैंगोज, और यहाँ पर कितने यूनिट्स दिए हुए, 5 दिए हुए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 25, दैट इज 5 मैंगोज। दैट मीन्स क्या हो गया, 1 बास्केट में मतलब 1 यूनिट में, या यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, बास्केट, क्योंकि हमारे तो यहाँ पर यूनिट को क्या माना है, बास्केट। तो 1 बास्केट में कितने मैंगोज आ जाएंगे, 5 मैंगोज आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से ये यूनिटरी मेथड ही मैंने इस्तेमाल में लिया है। यहाँ से मैं पहले यूनिट मेथड में, यूनिट जो बास्केट है वो मैंने फाइंड करी। तो ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, ये रहा, वैल्यू ऑफ ऑल यूनिट, जितनी भी वैल्यू थी उसकी, और नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर्स ऑफ गिवन यूनिट्स हैं, दैट इज 5 यूनिट्स गिवन है, 5 बास्केट गिवन है। डिवाइड करोगे आपको 1 यूनिट का पता चल जाएगा, एक बास्केट में कितने मैंगोज हैं। अब यहां से मुझे जहां भी जंप करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला था कि 8 बास्केट का मुझे फाइंड करना है, 8 जिसे हम बोलते हैं। अब मुझे 8 बास्केट का अगर फाइंड करना है तो मुझे पता है 1 बास्केट में कितने होते हैं, 5, और ऐसी 8 बास्केट है तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 40 मैंगोज। अब बिना
इसके इस 1 वाले पार्ट के बिना हम 5 से डायरेक्ट 8 पे जंप कैसे करें, कैसे फाइंड करेंगे, नहीं कर सकते। बस यहाँ से इधर आने के लिए हम बीच में एक और जंप करते हैं जो कि है यूनिट, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, यूनिटरी मेथड से आता है। क्लियर है? सो यूनिटरी मेथड इस तरीके से क्वेश्चन में यूजफुल होता है। चलिए, सो टाइप्स ऑफ यूनिटरी मेथड। अब यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यूनिटरी मेथड किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इन द यूनिटरी मेथड द वैल्यू ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड फर्स्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अदर यूनिट। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखा था, हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, तो ये फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ होती है यूनिट क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड फर्स्ट। सबसे पहले यूनिट क्वांटिटी पूछी जाती है, यूनिट वाली। ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ पे यूनिट ही तो पूछी। सबसे पहले मैंने 1 बास्केट का ये तो निकाला, दिया तो मुझे क्या था 5 बास्केट, निकाला किसका मैंने 1 बास्केट का सबसे पहले निकाला। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, यूनिट क्वांटिटी को पहले कैलकुलेट करते हैं एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अदर यूनिट। अब जो भी अदर यूनिट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 8 बास्केट का निकाला बाद में, सो बाद के और यूनिट्स हैं उनका हम बाद में निकालते हैं। सबसे पहले हम यूनिट का निकालते हैं, यूनिट चीज का, देन उसके बाद हम बाकी अदर नंबर ऑफ यूनिट्स का निकालते हैं। ठीक है, सो इट हैज 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब इसमें 2 तरीके के वेरिएशंस हैं। अब वो क्या वेरिएशंस हैं, पहला है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। 2 वेरिएशन है, डायरेक्ट एंड इनवर्स। ठीक है, अब बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। द क्वांटिटी आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, कोई क्वांटिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब कहलाती है, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ए लीड्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी बी एंड वाइस वर्सा। अब इस चीज में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अभी हमने जैसे एग्जांपल पढ़ा था, दैट मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी में मैं इंक्रीज करती हूँ, मेरे पास यहाँ पर 5 बास्केट थी, तो और यहाँ 5 बास्केट में कितने मैंगोज थे 25। ऐसा ही था इसी एग्जाम्पल का। ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया वो कौन सा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट वेरिएशन का। यूनिटरी मेथड का जो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट वेरिएशन, उसका ये एग्जाम्पल है कि अगर एक क्वांटिटी 5 है तो यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी 25, ये क्वांटिटी बास्केट हो गई और ये क्वांटिटी मैंगो हो गई। जैसे ही मैंने 1 निकाला, 1 बास्केट का निकाला, क्या निकाला 1 बास्केट का, इस क्वांटिटी को मैंने कम कर दिया। जो यहाँ बास्केट की क्वांटिटी थी इसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आपने देखा होगा इसका कितना आंसर आया था, 5 मैंगोज आया था कि 1 बास्केट में कितने 5। तो आप देखो जैसे ही मैंने पहली क्वांटिटी में वेरिएशन किया, कम किया, दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। 5 बास्केट थे, 1 बास्केट किया, तो जैसे 25 मैंगोज थे वो भी कितने हो गए, 5 मैंगोज हो गए। मतलब एक क्वांटिटी को कम करूं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे केसेस होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट है, मतलब एक कम होगा तो दूसरा भी अपने आप कम होगा। ओके, सो एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ए, अगर एक क्वांटिटी ए में अगर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है मान लो, सो इट इज लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी बी, तो वो क्वांटिटी बी दूसरी क्वांटिटी में भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स डिक्रीज भी वैसे ही, अगर एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी डिक्रीज करेगा। प्रोवाइडेड देयर रेस्पेक्टिव रेशियोज आर द सेम, उनके रेशियोज क्या रहेंगे, हमेशा सेम ही रहेंगे। आप देख लो 5 और रेशियो 25, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1:5 ही तो बन रहा है, जो कि ये रहा 1:5। और अभी हमने 8 मैंगोज का फाइंड किया था, वो कितना था, 840 था। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये भी कितना निकल रहा है, 1:5 निकल रहा है सॉल्व करने के बाद। मतलब सभी के, इसको भी सॉल्व करोगे 1, ये भी 1:5 है, मतलब सभी के रेशियो क्या आ गए यहाँ पर 1:5। मतलब रेशियो हमेशा क्या रहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन में सेम रहेंगे। ओके, चलिए। सो डायरेक्ट वेरिएशन इज रिप्रेजेंट एज फॉलोज। अभी डायरेक्ट वेरिएशन रिप्रेजेंट कैसे होता है, y इक्वल्स टू kx वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दैट मीन्स y, जो एक क्वांटिटी है y, ये x क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी, और ये इक्वल टू k होता है। और k यहाँ पे क्या करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का काम करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनवर्स वेरिएशन की। इनवर्स वेरिएशन में अब क्या होता है, कौन सा केस है, द क्वांटिटी आर सेड टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन एंड इंक्रीज ऑफ ए, मतलब एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज होगा तो दूसरी क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी ए में जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी बी में
डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एक क्वांटिटी को मैं बढ़ा रही हूँ तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, चलिए देखते हैं इसको। अब मान लीजिए इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, अगर एक दीवार को बनाने के लिए मैंने 5 यहाँ पे वर्कर यूज में लिए हैं, ठीक है, मैंने एक 5 वर्कर्स को इस काम पे लगा दिया कि इस दीवार को आप बनाओ, बिल्ड करो, ठीक है। उन्होंने वो काम 2 दिन में मुझे करके दिया। कितने दिन में करके दिया? 2 दिन में। मैंने 5 आदमियों को, 5 वर्कर्स को काम पर लगाया और उन्होंने कितने दिन में वो काम करके दिया? 2 दिन में काम करके दिया। लेकिन अगर मैं 10 वर्कर्स लगा देती हूँ, कितने लगा देती हूँ? 10 वर्कर्स, तो वो कितने दिन में काम करके दे रहे हैं मुझे? 1 ही दिन में काम करके दे रहे हैं। अब इसमें क्या किया, जैसे ही मैंने वर्कर्स को बढ़ाया, यहाँ वर्कर्स की क्वांटिटी में मैंने क्या किया? इंक्रीमेंट किया, इंक्रीज किया, तो आप देखो डेज यहाँ पर क्या हो गया? कम। मतलब यहाँ पर तो, यहां से तो ये इधर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये यहां से आते ही कहां हो जा रहा है? डिक्रीज। मतलब एक की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरे की क्वांटिटी में अपने आप क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया। और ये जो केस कहलाता है, ये केस कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन में एक क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी साथ में इंक्रीज और साथ में डिक्रीज होती है, बट इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। अगर दूसरी इंक्रीज होती है तो पहली वाली डिक्रीज होती है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड की तो बात कर ली। अब आ रहा है हमारा टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, आपके स्कूल से रिलेटेड है, पूरे सब्जेक्ट वाइज। ये स्पीड आपको पता है चाल होती है, डिस्टेंस हमारी जो दूरी होती है, और टाइम होता है समय, ठीक है। अब इनका रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम यहाँ पर बस वो एक ही फॉर्मूला जो हमें सही से याद करना है, बाकी बहुत ही आसान है ये टॉपिक। ओके, अब देखिए रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड होती है, आपने देखा होगा एक्सीलरेटर, आपके उसमें देखा होगा, आप गाड़ियाँ चलाते हो तो एक्सीलरेटर बना होता है कि जितनी इंक्रीज करोगे तो 20 से 40 आ जाओगे। दैट मीन्स आप कितनी स्पीड से चल रहे हो? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में आप 40 किलोमीटर कवर कर लोगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दूरी, कितनी दूरी आप तय कर रहे हो, ठीक है। और टाइम आपको पता ही है, टाइम समय होता है। चलिए अब इसका जो रिलेशन होता है इन तीनों टर्म्स में, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनका जो रिलेशन होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। ये हर जगह काम आएगा, किसी में भी हो, आप साइंस लो, मैथ्स लो, सब में ये काम आएगा, ठीक है। चलिए सो अब ये फॉर्मूला क्या बताता है? दिस टेल्स अस हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। अब ये जो स्पीड है वो क्या बता रही है? ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना धीरे और या कितना तेज चल रहा है। ओके, इट डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडिंग बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो ये क्या करता है? डिस्टेंस को क्या करता है? डिवाइड करता है एग्जैक्टली टाइम के अकॉर्डिंग, कि कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया होगा। ओके, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जो यहाँ पर आप देख ही रहे हो, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्सली वेरिएशन हमने देखा था यूनिटरी मेथड में। इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें अभी हमने यहाँ पे देखा था डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। बस डायरेक्ट और यहाँ पे जैसा अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा वही यहाँ पर है, ठीक है। अब स्पीड जो होती है वो डायरेक्ट होती है किसके? डिस्टेंस के। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स अगर स्पीड बढ़ाओगे, तेज चलाओगे, मतलब अपनी चाल तेज करोगे, अगर जल्दी जल्दी दौड़ रहे हो आप तो ज्यादा दूरी तय करोगे, ऑफकोर्स सी बात है। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी स्पीड बढ़ाने पर हमारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रही है, मतलब दोनों क्वांटिटी साथ में बढ़ रही हैं। और जैसे स्पीड कम करोगे डिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। धीरे धीरे चलोगे तो थोड़ी दूरी तक ही चल पाओगे। दैट मीन्स उसको डिक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मतलब दोनों क्वांटिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब दोनों साथ में ऊपर, साथ में नीचे। लेकिन स्पीड हमारी टाइम के क्या होती है? इनवर्सली होती है। क्या होती है? इनवर्सली। वही जैसा हमारा इनवर्स वेरिएशन था, क्या था? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर मैं जल्दी जाती हूँ, जल्दी तेज भाग कर जाती हूँ, तो मान लो मैंने अगर तेज भाग कर गई, जब मैंने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम मुझे कम लगेगा। मान लो 2 मिनट में पहुंची मैं वहां पर, लेकिन मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, स्पीड मैंने कम कर ली
तो टाइम ज़्यादा लगेगा जाने में, 10 मिनट लगेंगे। मान लो अगर मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही हूँ तो मान लो मुझे 5 मिनट लगते हैं पहुँचने में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा दूँ, मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से जाऊँ तो मुझे टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। तो मैंने इसकी वैल्यू में इंक्रीज किया, मतलब स्पीड बढ़ाई तो टाइम मुझे कम लगा। दैट मीन्स एक जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, और दूसरी अगर इंक्रीज हो रही है तो पहली वाली डिक्रीज हो जा रही है। तो ये जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, यहाँ से तो वो डायरेक्टली होगी, और इसके क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, अब ये कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बस आपको एक ही याद करना है, आपको ये तीन अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखा स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को मैं तीन तरीके से, इस फॉर्मूले को मैं तीन तरीके से अरेंज करके लिख सकती हूँ। अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूंगी, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं इस टाइम को उधर भेज दूं तो वो स्पीड के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसके साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो स्पीड इनटू टाइम। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया मेरे पास, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला वो एक ही है, आपको तीनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, बस हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं। तीसरा, अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो टाइम को मैं इधर ले आऊं ऊपर और स्पीड को नीचे लेके जाऊंगी। स्पीड क्योंकि यहाँ पर है तो ये नीचे चली जाएगी, डी अपॉन स्पीड। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। एज अ स्पीड इंक्रीज द टाइम टेकन विल बी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। यूजिंग दिस फॉर्मूला बाय बेसिक प्रॉब्लम कैन सॉल्व, हाउएवर द करेक्ट यूसेज ऑफ यूनिट्स इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो तीनों तो सेम ही है। अब इसमें एक यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बोला है क्या कि यूनिट का यूज होना, मतलब यूनिट का प्रॉपर यूज होना भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट मतलब आपको पता है यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे कि पीछे जो यूनिट लगती है जिसमें हम उसे मेजर करते हैं, स्पीड को कैसे करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, और टाइम को हम किस में करते हैं, या तो मिनट में या फिर आवर में या फिर सेकंड में। तो ये क्या होती है, यूनिट। यूनिट होती है जिसमें वो क्वांटिटी क्या हो रही हो, मेजर हो रही हो। तो टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, मिनट में, आवर में या सेकंड में। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, या तो किलोमीटर या मीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर या डेकामीटर, ऐसे ही होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिट्स कहलाते हैं। तो हमें यूनिट्स का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, उनका यूज भी हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ही हमारा आंसर सही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी ज्यादातर आते हैं जिसमें आंसर तो निकल जाते हैं लेकिन यूनिट चेंज कर देते हैं और यूनिट की वजह से ही हमारा वो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, चलिए। सो यूनिट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब इनकी यूनिट की बात की गई है, जैसा मैंने अभी बता ही दिया आपको। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट, अलग अलग यूनिट से बता सकते हैं। जैसे टाइम को हम सेकंड से, मिनट से और आवर से बताते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर, किलोमीटर, माइल्स, फीट, ये इनसे ही बताते हैं। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, इससे ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, यूनिट्स हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन की। रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है, द टू नंबर, सबसे पहले बात करेंगे हम रेशियोज की। द टू नंबर इन द रेशियो कैन ओनली बी कंपेयर्ड व्हेन दे हैव द सेम यूनिट। कोई भी दो रेशियो, तभी, रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या कहा जाता है, अनुपात। इसमें और कंफ्यूज मत होना, अगर समझ में आता है ठीक है, वरना आप इंग्लिश का वर्ड याद रखो, रेशियो। ओके, सो रेशियो हम तभी कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर का जो रेशियो होता है वो तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों रेशियो की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। दोनों रेशियो की यूनिट क्या होगी, जब सेम होगी तभी हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ कि मैंने दो बुक्स खरीदी और यहाँ पे बोले दो मैंने यहाँ पर स्पून्स खरीदे। अब मुझे इन्हें कंपेयर करना है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी,
अगर मुझे इनका वेट भी नापना है तो मैं कैसे नापूंगी, क्योंकि एक स्पून का वेट अलग होगा और एक बुक का वेट अलग होगा। तो हमेशा हमें पीछे की जो यूनिट है वो हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हम उन नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। इन दोनों नंबर का रेशियो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इनके पीछे की यूनिट्स सेम नहीं हो, ठीक है। तो रेशियो हम तभी निकालते हैं जब यूनिट सेम होती है। सो द साइन यूज्ड इज डिनोटेड बाय द दिस साइन। अब ये रेशियो बताते किस तरीके से, ये दो डॉट्स बनते हैं यहाँ पर, इस तरीके से रेशियो बताते, दैट इज 2:1, 1:4। तो इस तरीके से दो डॉट बीच में आते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ओके। अ रेशियो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन। रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 2/5 है, ये इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2/5 भी लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम 2:5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को रेशियो की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ओके। वी हैपन टू सी वेरियस कंपैरिजन टू से रेशियो इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं तुलना करते हैं। अनुपात मतलब किसी दो चीजों को नापना, तोलना, एक तरह से कंपेयर करना। तो हम हमेशा ये यूज में लेते ही हैं। आपको पता है हम हर चीज जो भी खरीदते हैं उन्हें पहले हम तोल के देखते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं, किसी के एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग देखते हैं। कोई घर खरीदेंगे तो हम उसकी जगह को कंपेयर करेंगे, उसकी प्राइस को कंपेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें कंपेयर होती है, तो वो रेशियो के अकॉर्डिंग होती है, ओके। Now, hence the ratio can be represented in the three different forms such as, तो तीन तरीके से रेशियो को बताया जा सकता है। एक तो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म, एक है ये रेशियो की फॉर्म, ठीक है, और थर्ड आपको यहाँ बताया जाएगा A to B। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2:5, ये थर्ड तरीका है। तो रेशियो को लिखने के तीन तरीके हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन, ये रेशियो और 2:5। इस तरीके से हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, 3 वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग यहाँ पर दी हुई है। सो की पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब जो आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, वो क्या है, द रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जो रेशियो है वो हमेशा क्वांटिटी, जो सेम क्वांटिटी है उन्हीं के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं केले और कपड़ों के बीच में कंपेयर कर रही हूँ, मैंने बोला ये केले अच्छे हैं या वो कपड़े अच्छे हैं, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। कि मैंने इस शॉप से अगर एक ग्लास खरीदा है और दूसरे शॉप से भी मैंने एक ग्लास खरीदा है, तो दोनों की यूनिट क्या है, ग्लास ही है, दोनों सेम है, तो अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ किसका बेटर है। अगर मैंने एक चिप्स का पैकेट खरीदा है और यहाँ पे मैं बॉटल खरीद रही हूँ पानी की, तो उन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए दो शॉप यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ से एक पानी का ग्लास लिया और मैंने यहाँ पर एक बॉटल ली, तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी चिप्स खरीदूँ, यहाँ से भी चिप्स खरीदूँ, दोनों ही सेम, तो मैं कंपेयर कर दूंगी कहाँ के बेटर है, ठीक है ना। तो हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम यूनिट्स के बीच में ही एग्जिस्ट करना चाहिए हमारा रेशियो। नाउ सेकंड, व्हाइल कंपेयरिंग टू थिंग्स द यूनिट शुड बी द सिमिलर, वही सेम चीज वही बोली गई है। देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ टर्म्स, जो हमारी टर्म्स हमें दी जाएंगी उसका सिग्निफिकेंट ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक ऑर्डर में ही होना चाहिए, ऐसे आगे पीछे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इसको बोलती हूँ, मैंने 1 kg यहाँ से राइस लिया, बट यहाँ मैं 5 kg राइस ले रही हूँ, तो यहाँ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर मुझे इसका कुछ भी क्वालिटी मान लेते हैं 1 kg में 1 kg में 2.5 ग्राम इतना कचरा निकला है, ठीक है, और यहाँ मैं बोलूँ 5 kg में 2.8 ग्राम इतना कचरा निकला है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऊपर का ऑर्डर जो है, कितने में से निकाल रही हूँ मैं, ये रेशियो, इनका रेशियो मुझे निकालना है, कचरे का रेशियो, तो ऊपर ये क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 किलो में से फाइंड कर रही हूँ तो यहाँ भी मैं 1 किलो से ही फाइंड करूँ, ओके। The comparison of two ratios can be performed if the ratios are equivalent like the fraction। और दो ratios हम अच्छे से compare कर सकते हैं if the ratios are equivalent like the fraction, कि ratios क्या हो, fraction की तरह equivalent हो, ठीक है, एक दूसरे के equivalent। आपको पता है equivalent क्या होता है, कि अगर उन्हें हम कट भी करते हैं तो दोबारा हमें वही सेम अमाउंट मिल जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं proportion की। रेशियो की बात हो गई, proportion यहाँ पे क्या है, रेशियो एंड proportion are said to be faces of the same coin। When two ratios are equal in value, then they are said to be proportion। proportion देखो, रेशियो तो समझ में आया, लेकिन ऐसे ही मैं दो रेशियो खड़ा कर दूं और उनको साथ में ले लूं तो वो पूरा क्या बन जाता है, proportion बन जाता है। देखो किस तरीके से,
द सेम कॉइन व्हेन टू रेशियोज, जब दो रेशियोज आर इक्वल इन वैल्यू और वो भी इक्वल हो साथ में, तो वो पूरा हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है. इन सिंपल वर्ड्स इट कंपेयर्स टू रेशियोज. तो एक तरीके से ये मैं बोल सकती हूँ कि रेशियो में तो हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, लेकिन जब प्रोपोर्शन की बात आती है तो प्रोपोर्शन दो रेशियो को कंपेयर करता है. रेशियो तो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन दो रेशियो को ही कंपेयर करता है. और किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से या इक्वल के साइन से, या फिर ऐसे 4 डॉट्स आते हैं या फिर इक्वल का साइन आता है. क्लियर है? तो द प्रोपोर्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. 3 कैटेगरी यहाँ दी गई है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स एंड कंटिन्यूड. डायरेक्ट और इनवर्स वही सेम है, कंटिन्यू यहाँ पर आपको एक नया मिलेगा. अभी से हम देखेंगे किस तरीके से. कंटिन्यूड वैसे डायरेक्टली होता है, कंटिन्यू में रहता है. ठीक है, मतलब वो चारों जो हमारे पास आएंगे, दो रेशियो इधर के दो रेशियो इधर के, वो कंटिन्यू फॉर्म में मिलते हैं हमें. ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स वही है कि एक रेशियो का बढ़ रहा है दूसरा कम होगा, इनवर्स आ गया. डायरेक्ट है ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो इधर का रेशियो भी इंक्रीज होगा. ठीक है, चलिए प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे. नाउ लेट अस अज्यूम दैट इन अ प्रोपोर्शन द रेशियो ऑफ रेशियोज आर ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी. दो रेशियो ले लिए, ए रेशियो बी ले लिया और सी रेशियो डी ले लिया. ठीक है, द टू टर्म्स बी एंड सी, जो यहाँ के बी और सी हैं, अंदर वाले जो हैं, इधर से भी और इधर से भी, आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मीन टर्म. क्या बोलते हैं, या तो उन्हें हम मीन्स बोलते हैं या तो हम कहते हैं मीन टर्म. जैसे कि यहाँ पर दो रेशियो दिए हुए हैं, जैसे यहाँ दो रेशियो दिए हुए हैं, ए रेशियो बी, और यहाँ दिया हुआ है सी रेशियो डी. यहाँ पर ये एक रेशियो ये दिया, एक रेशियो ये दिया है. तो यहाँ पर जो अंदर के होते हैं बी और सी, इन्हें क्या कहा जाता है, मीन टर्म बोला जाता है या फिर मीन्स बोला जाता है, क्योंकि ये मिडल वाले होते हैं. ओके, वेयर इज द टर्म ए एंड डी, और यहाँ पर जो ए और डी है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म. एक्सट्रीम मतलब बाहर की तरफ जो होते हैं, जो बाहर की तरफ होंगे उन्हें हम एक्सट्रीम्स बोलेंगे या फिर एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे. और जो अंदर वाले होते हैं, मान लीजिए यहाँ इक्वल का साइन है या फिर यहाँ पे 4 डॉट्स भी लगाया जा सकता है साथ ही साथ, तो अंदर वाले जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीन्स या मीन टर्म, और बाहर वाले होते हैं वो एक्सट्रीम या फिर एक्सट्रीम टर्म. ठीक है, इसको अब आप देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी. ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी. इक्वल का साइन यहाँ बता रहा है, मतलब प्रपोर्शन बता रहा है. या मैं लिख सकती हूँ ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी. ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोर्शन एक तो यहाँ डॉट से बताया जा रहा है और यहाँ पे प्रपोर्शन किससे बताया जा रहा है, इक्वल से. क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे. तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर हमने समझ लिए हैं. अब जो हमने यहाँ सीखा है अब वो हम क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से उन्हें अप्लाई करना है क्वेश्चन पर. ओके, सो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, सॉल्व करना है 1800 डिवाइडेड बाय 10. यहाँ ब्रैकेट्स दिए हुए हैं. अब आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बॉडमास रूल. क्या पढ़ा था? बॉडमास रूल. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ. क्या है हमारे पास, 1800 divided by bracket 10, then small middle वाला bracket, then small bracket, then 12 minus 6, then closed, then plus, then again bracket 24 minus 12, then small bracket, then middle bracket and then bigger वाला. ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था बॉडमास रूल. बॉडमास में बी क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है. सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन आप ये बोलोगे यहाँ पे तो 3 ब्रैकेट है, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा. तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे. सबसे पहले इधर 1800 है, तो सबसे पहले हमें अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो ये बड़ा ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा, 10 भी यही ऐसा रहेगा, मिडल भी ऐसा रहेगा. 12 माइनस 6 अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, सबसे छोटा कितना आ जाएगा, 6. अब ब्रैकेट हटा दिए, एक नंबर आते ही हमें ब्रैकेट क्या करना है, हटा देना है. प्लस 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 12. ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया और हटा भी दिया साथ में, ये बड़ा वाला आ गया. अब मिडल वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18. ठीक है, बाकी जो आपके टर्म्स हैं वो ऐसे कि एज इट इज सेम रहेंगे. यहाँ 10 है, ये अंदर वाला ब्रैकेट हट जाएगा जैसे मैंने 18 रखा, और यहाँ कोई साइन नहीं है बाहर, दैट मीन्स वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स वो क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ 1800 फिर डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 180.
अब यहाँ से मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 1800 डिवाइडेड बाय 180 ऐसे लिख सकती हूँ, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितने टाइम्स कट रहा है, 10 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया हमारा 10। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 10। तो इस तरीके से बॉडमास रूल मैंने धीरे धीरे सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सारे सॉल्व करें, जैसे ही ब्रैकेट खत्म हो गया उसके बाद मैंने ओ तो ऑफ वाले टर्म्स है ही नहीं यहाँ पर, उसके बाद डिवाइड है तो मैंने यहाँ पे डिवाइड यूज में लिया, उसके बाद कोई टर्म आगे थी नहीं, वरना आ गया मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन भी यूज में ले सकते थे। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, चलिए P एंड Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। क्या बोला है, P और Q मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख भी लेते हैं साथ में, P और Q मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 days में कंप्लीट करते हैं। Q एंड R कैन डू सेम वर्क इन 15 days, वही काम 15 दिन में करते हैं। R एंड P कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। ठीक है, एक पर्टिकुलर काम को ये दोनों तो मिलकर 10 days में, Q एंड R 15 days में, और R और P मिलकर कितने डेज में करते हैं, 12 days में करते हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, बोला क्या है, देन इन हाउ मेनी डेज R विल बी कंप्लीटेड अलोन। अगर R अकेला लगा काम पे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करके वो काम को देगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वो काम जो है उसे मैं मान लेती हूँ वर्क इज 1, कि वो कितना काम है 1। ठीक है, तो चलिए एक चीज हम यहाँ पे मान के चलते हैं, लेट वर्क डन बाय P इन 1 day। ठीक है, जो P एक दिन में, मान लेते हैं कि P जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, स्मॉल p इतना काम करता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो Q है वो एक दिन में कितना काम करता है, स्मॉल q, और सिमिलरली जो R है वो एक दिन में कितना काम करता है, इतना काम करता है, मान के चलते हैं। तो चलिए यहाँ फर्स्ट है कि P और Q मिलके कितना काम करते हैं, 10 उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो अगर काम 1 है, ठीक है, तो एक दिन का काम कितना होगा, अगर वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया होगा उन्होंने, 1/10। और कितने किसने किया है, P और Q ने, तो P ने एक दिन का काम P का तो ये रहेगा, और Q का ये, ध्यान से समझना है इसको, एक दिन का, P का एक दिन का काम P, और Q का एक दिन का काम Q, और दोनों ने मिलकर उस काम का एक दिन में कितना काम किया होगा, उस पूरे वर्क का पूरा वर्क क्या है माना मैंने 1, उस 1 का कितना किया होगा 1/10, क्योंकि पूरा वो कितने में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना किया होगा 1/10, एक पार्ट किया होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं Q और R का लिखूंगी तो Q और R ने एक दिन में काम, उस वर्क का वो जो वर्क है वो भी उसका एक दिन में कितना काम किया होगा 1/15। सिमिलरली R और P इन्होंने भी एक दिन में जितना काम किया उस काम का कितना हिस्सा किया होगा 1/20, पूरा 20 डेज में किया है तो उसका कितना हिस्सा क्या होगा 1/20 किया होगा। अब आगे बात करते हैं, अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। सो P प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। क्लियर है, इसको सॉल्व करें तो 2P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब मैं इनका क्या लिखूंगी, यहाँ पर एलसीएम लूंगी, यहाँ पर इनका आप एलसीएम निकालोगे तो ये 10, 15 एंड 20, यहाँ पर आपका इसका एलसीएम निकल जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 2 1 3 एंड 2, 5 2 10, 10 2 20 एंड 23 60। दैट मीन्स यहाँ पर 60 आ गया, 10 की टेबल में 60, 6 टाइम दैट इज 6, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पर 3, ऐड कीजिए कितना आ गया 13/60। क्लियर है, चलिए तो अब यहाँ पर ये 2 है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसको भी मैं डिवाइड में ले जाऊँ, यहाँ पर नीचे अपॉन में 2, सो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू, ये आ चुका है। आगे देखिए, यहाँ से P प्लस Q की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ 1/10, सो ये 1/10 यहाँ पर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 13, 6 2 12, ये 120, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा इधर, अच्छा इसकी वैल्यू है 1/10,
अच्छा प्लस में है इधर, इधर जाकर -1/10 ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू आपके आ जाएगी 120, जैसे आप एलसीएम लोगे इधर आ जाएगा 13 - 12 दैट इज 1/120। सो r अगर एक दिन में उसका कितना काम हो रहा है, उस पूरे काम का 1/120, एक दिन में वो इतना काम कर रहा है, तो वो पूरा काम जो r कितने दिनों में करेगा, 120 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये तो एक दिन का काम है और उस काम का वो काम एक दिन में कितना हो रहा है ये लिखा है, लेकिन टोटल कितने दिनों में करेगा पूरा काम, 120 डेज। एक दिन का अगर 1/20 है, ऐसे कितने दिनों में ये पूरा कंप्लीट करेगा, पूरा 1 कब बनेगा, जब मैं इसे 120 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट मीन्स 120। तो आर पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 120 डेज में कंप्लीट करेगा। दैट इज डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट 77 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर ए से बी पर जाने के लिए 2 टिकट तो ए से बी पर गए और 3 टिकट ली गई हैं ए टू सी, मतलब ए से सी सिटी पे जाने के लिए, और दोनों का कॉस्ट मिलाकर, पूरा कॉस्ट मिला के कितना बैठा, 77 रुपीज। फिर वापस से 3 टिकट तो ली हमने ए टू बी, पहले 2 टिकट ली थी, अब 3 ले ली है, और ए टू सी का हमने 2 टिकट लिए हैं, तो कॉस्ट बैठा हमारा 73। तो व्हाट आर द फेयर्स फॉर सिटीज बी एंड सी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए। तो इन दोनों का हमें फेयर बताना है अलग अलग। तो देखिए ए टू बी को हम मान लेते हैं, ए टू बी का फेयर मैं एक्स मान लूं कि ए से लेकर बी तक जाने के लिए जो फेयर है वो एक्स रुपीज होगा, और ए से लेकर अगर हम सी को जा रहे हैं, सी सिटी में जा रहे हैं, तो उसका फेयर वाई रुपीज होगा। इसे हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट में 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी में, दैट मीन्स 2x प्लस यहाँ पर 3y, इनका कॉस्ट लग रहा है 77। ठीक है, और जब यहाँ पर आगे 3 टिकट्स ऑफ ए टू बी प्लस 2 टिकट्स ऑफ ए टू सी, दैट मीन्स y, इसका फेयर लग रहा है 73। 2 इक्वेशंस मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, और 2 यहाँ पे वेरिएबल भी हैं, और हमें वही फेयर फाइंड करना है। इन दोनों का फेयर मैंने एक्स और वाई माना है, और यही फेयर्स मुझे फाइंड करने हैं कि बी और सी पे जाने के लिए दोनों का अलग अलग फेयर क्या है। तो यहाँ पर एक्स और वाई है, मुझे यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल मिल गए। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी अगर मैथ्स में, तो यहाँ पर जितनी इक्वेशंस होती हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यू निकालने के लिए उतने ही इक्वेशंस की जरूरत होती है। सो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे लिए 2 जो इक्वेशंस है वो इनफ है, काफी सफिशिएंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एंड सेकेंड वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब क्यों मैं ये करूंगी, अभी आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे इनमें एक की वैल्यू आगे x की वैल्यू क्या करनी है, बराबर। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से करती हूँ, पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6x प्लस यहाँ पे भी 3 से होगा, 3 3 9, y इक्वल्स टू 7 3 21, 7 से 21, 22, 221। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को भी यहाँ पे हमें किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6x प्लस 2 2 4y इक्वल्स टू 3 2 6 और 7 2 14। ये आ चुका है हमारे पास। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ सब्ट्रैक्शन। जैसे ही मैं माइनस करूंगी सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, सॉल्व करें हम। यहाँ पर ये प्लस का 6x माइनस का 6x, 0 बचेगा। 9 में से 4 गए तो यहाँ बचेगा 5y प्लस का, और यहाँ पर मुझे प्लस का मिलेगा, यहाँ बचेगा 5। 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पे 1 में से 1 गए 0। दैट मीन्स 5y इक्वल्स टू 75 बन रहा है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 1 5, 6 7, 5 5 25। तो फेयर क्या बना y का, y कौन सा फेयर है, a से लेकर c तक, क्या आ रहा है हमारे पास, 15 आ रहा है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दो। सेकेंड इक्वेशन में डाल लेते हैं, तो 3x प्लस
2y इक्वल्स टू 73 और 3x प्लस 2, y की वैल्यू 15 इक्वल्स टू 73, तो 3x माइनस इक्वल्स टू 73 माइनस 15 टू ज़ा 30, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 43, 3x की वैल्यू, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 ज़ा 3। ये पूरा सॉल्व हो नहीं रहा, मतलब हमने कुछ गलत किया है यहाँ पर। क्या चीज़ गलत हुई है यहाँ पे? इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये 7 3 ज़ा 21 और 21 22 23। अच्छा, यहाँ 231 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई गलत किया है, 231 है। ठीक है, इस वाले को भी देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 40। अच्छा, इसको माइनस कीजिए, अब आएगा अलग आंसर। यहाँ से कैरी गया तो यहाँ बचा 12, और 12 में से 4 गए, यहाँ बचेगा हमारे पास 85। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा, ये आ गया 85, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 17, तो y का जो है वो 17 रुपीज़। ठीक है ना, ए से लेके जाने में 17 रुपीज़ है, तो यहाँ भी सब जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे गलत आ रहा था। 2 इंटू यहाँ पर 17, और यहाँ पर 17 2 ज़ा क्या होता है 34, तो यहाँ हो जाएगा 73 माइनस 34। ठीक है, और फिर आगे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ बचेगा हमारे पास 6, 6 में से 3 गए तो 39, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 30। ओके, सो यहाँ पर y का फेयर 17 और x का फेयर 13। अब b पहले पूछा है, तो b वाला कौन सा है ऊपर x, तो x की वैल्यू क्या है 13। आप देखो 13 कहाँ पर है, c, आप c वाला ऑप्शन देखो, c और d में क्या है 13 17 और 17 13 है। ऐसे भी आपके ऑप्शन आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सी सिटी का पूछा है, बी का पहले पूछा है, बी का फेयर क्या था एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 13, सो सबसे पहले 13 एंड देन अगला 17, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से एक की वैल्यू दूसरे वैल्यू में पुट भी कर सकते थे आप, और ये एक है सब्स्टिट्यूशन, एक तो सब्स्टिट्यूशन होता है और साथ में ही सब्ट्रैक्शन वाला होता है, मल्टीप्लाई करके कोई सी भी एक को हम इक्वल बना दे ताकि वो माइनस हो जाता है, दूसरी ही बचती है, उसे सॉल्व करा और एक किसी इक्वेशन में पुट करके हमने दूसरा वेरिएबल भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78, 104, 117, 169 आर टू बी कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। इन सभी को इक्वल लेंथ में काटा गया है, दैट मीन्स अगर एक 5 सेंटीमीटर कटा है, सभी 5 सेंटीमीटर के कट लगाए गए हैं सब में। ठीक है, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और कोशिश की है कि लंबा से लंबा वो कट हो। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट, तो इन सब का मिला के नंबर ऑफ पीसेस हमें पूछे गए हैं कि टोटल पीसेस कितने कट होंगे, लेकिन हमें जो वो कट लगाने हैं, अब देखो नंबर तो अलग अलग है और कट हमें इक्वल लगाना है कि मतलब इक्वल लेंथ निकल जाए, तो हम यहाँ पे सबका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, देखिए HCF क्या होता है, जो इनको पूरी तरह से डिवाइड कर सके, मतलब वो इन सब से क्या होगा, डिविजिबल होगा, और हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है सबका। ठीक है ना, तो 78 को जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 13। फिर आपका आता है 104, 104 को भी आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 1 ज़ा 13। उसके बाद आ रहा है आपका 117, तो यहाँ पे भी इसको आप सॉल्व करोगे, ये किससे कैंसिल हो रहा है, 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 9 ज़ा, और फिर ये 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, आगे फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 169, जो डायरेक्ट 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे कर लिए। चलिए 78 हो गया, 104 हो गया, 117 हो गया और 169 हो गया। इसका कितना है 3 3 एंड 13, यही है। 104 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, यहाँ पर 117 का है 13 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर है 13 इंटू 13। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, आप देख रहे होंगे 13 आ रहा है सब में कॉमन,
ए की। तो HCF यहाँ पर हो गया इन सभी का क्या हो गया 13, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर का पीस हर किसी में से कट सकता है आराम से, ठीक है। अब अगर मैं 13 को 78 से इससे काटूं तो कितनी बार कट रहा है ये 13 6 तो 6 पीसेस, तो इस वाले इसमें से कितने हो गए 6 पीसेस हो गए, प्लस ये कितनी बार कट रहा है 13 8 और ये कितनी बार कट रहा है 13 9 और ये कट रहा है 13 13 अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 7 8 9 19 16 17, दैट मीन्स 16 कैरी 1 36। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएंगे 36 पीसेस, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कितने पीसेस आ जाएंगे 36 पीसेस यहाँ पर आ जाएंगे, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला HCF, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन सभी को क्या कर ले डिवाइड कर ले, क्योंकि हमें इनको क्या करना है इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है और सभी को तोड़ना है। तो हमने क्या निकाला HCF निकाला और सभी से हमने देखा कि इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, सबके हमने लिखा और उन्हें ऐड कर दिया, ये टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टुडे रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ठीक है। अभी प्रेजेंट एज बोली है, जो ए और बी दो पर्सन है, इनकी रेशियो जो है टुडे आज इनका जो रेशियो है एज का वो कितना है 3:2 है। तो मैं इसकी अगर वैल्यू निकालूं तो टुडे की जो एज निकालूं तो क्या मान ले 3x और 2x है, ठीक है। रेशियो को जैसे अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप x मान लीजिए, क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद वापस वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो मान लेते हैं लेट द एज विल बी 3x एंड 2x। अब यहाँ बोला है आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उनका रेशियो कितना बन जाता है 8:7। तो अभी 3x है, 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी 3x + 5 और यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी 2x + 5। और जब इनका रेशियो निकाला जा रहा है तो वो किसके इक्वल निकल रहा है 8:7। अभी हमने देखा था रेशियो, जब हमने पढ़ा था तो रेशियो में हमने देखा था इसका एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे 3x + 5 अपॉन 2x + 5 इक्वल्स टू 8/7। सही है, दोनों के 5 साल बाद है तो 5 साल इंक्रीज कर दिए मैंने, ऐड कर दिए। अब यहाँ पर सॉल्व कर दूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 3 21x, 7 5 35, यहाँ पे 8 2 16x + 8 5 40। सो 16 में से यहाँ पे 20 में 16 गया, यहाँ पर आ जाएगा 5x, 21 में से गया और यहाँ पर इधर इसको उधर लेके जाते हैं, इक्वल टू कितना बचेगा 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है, क्या किया 21 में 16 माइनस क्या आ गया हमारे पास 5x, 40 में से उधर लेके गए 35 माइनस क्या बचा 5 और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 1। अब बोला क्या है व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ बोथ, दोनों की एज का सम निकालो। तो दोनों की एज कितनी थी अभी 3x और 2x, x की वैल्यू क्या है 1 है, दैट मीन्स इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट मीन्स की 3 ईयर्स होगी और इसकी 2 ईयर्स होगी सॉल्व करने पर। और दोनों की एज का क्या पूछा गया है सम, तो ऐड कर दो 3 + 2 = 5। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सो 5 years, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट होगा, ओके। सो आपका ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अरिथमेटिकल रीजनिंग। इसमें हमने बात की थी कुछ टॉपिक्स के बारे में, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, प्रपोर्शंस, इंटरेस्ट, इन सबको हमने कंप्लीट किया था और हमने अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था। लाइक क्वेश्चंस हमने करने स्टार्ट कर दिए थे, उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। ठीक है, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी डेज, कितने दिन होंगे एक्स वीक्स और एक्स डेज में, कितने हमारे डेज होंगे। आपने देखा होगा कन्वर्जन हमने देखा है कि मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर में, सेम वही है। वीक को हमें वीक और डेज, इनको पूरे को किस में कन्वर्ट करना है डेज में। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं।
तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो x वीक्स में कितने डेज होंगे? x वीक्स में कितने डेज होंगे? x इंटू 7 डेज, ऐसा ही होगा। यूनिटरी मेथड है, अगर एक हफ्ते में 7 दिन है तो x हफ्ते में कितने दिन होंगे? 7x। आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो 7x डेज। क्लियर है? तो अब यहां पर मुझे बोला गया है x वीक एंड x डेज, दैट इज x वीक और x डेज में कितने डेज होते हैं, मतलब मुझे डेज में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी डेज में कन्वर्ट है, इस x वीक को डेज में कन्वर्ट करना है, मैंने कर दिया। x वीक को यहाँ पर डेज में कन्वर्ट किया, ये रहा 7x डेज। पुट कर दूं यहाँ पर, ये हो जाएगा 7x डेज प्लस ये ऑलरेडी डेज में, तो इसको करने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा 7x प्लस x डेज। अब आप ऑप्शन में देखिए किस तरीके से आंसर आपको दिया गया है। 7x, अच्छा ये 7x प्लस x कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है, तो 8x डेज, ये आपका फाइनल आंसर जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। In an examination, a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 marks for every wrong answer. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक एग्जाम हुआ, उसमें क्या करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट 4 मार्क्स क्या करता है, हर एक करेक्ट आंसर में उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, मतलब वो 2 करेक्ट करेगा तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 3 करेगा तो 12 मिलेंगे। ठीक है, और अगर वो गलत करता है तो 1 मार्क्स क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 है और मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के 4। ओके, आगे इफ अटेम्प्ट ऑल 75 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 75। तो अगर वो सारे अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो 125 मार्क्स उसके आ रहे हैं। तो द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेक्टली, तो हमसे पूछा कि कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए होंगे। चलिए मान लेते हैं लेट x क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेक्टली। मान लेते हैं कि उसने x क्वेश्चन तो सही किए हुए हैं। अगर x क्वेश्चन उसने करेक्ट क्वेश्चन उसके अगर x है तो इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे? और उसने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 75। अगर 75 में से x अगर करेक्ट है तो इनकरेक्ट कितने होंगे? 75 माइनस x। सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब जब करेक्ट है तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? 4 मार्क्स। तो अगर करेक्ट है तो 4 मार्क्स, अगर x मार्क्स करेक्ट है तो कितने हो जाएंगे? 4x। मार्क्स कितने अटेम्प्ट होंगे? जो करेक्शन के जो मार्क्स मिल रहे हैं, करेक्ट मार्क्स जो कितने मिल जाएंगे? 4x। मान लो उसने x करेक्ट किए हैं, एक क्वेश्चन के उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, सही एक सही करने के 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसने x सही किए हैं तो कितने हो जाएंगे? 4x। और इनकरेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कितने मिल जाएंगे? 1 लूज कर रहा है, वो क्या कर देंगे हम? लूज में क्या कर देंगे? नेगेटिव साइन लगा देते हैं, -1। और कितने हैं इनकरेक्ट? 75 माइनस x। सही है, x करेक्ट किए, उसके 4 मार्क्स मिले, तो अगर x किए तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अगर इतने इनकरेक्ट है और कितने मार्क्स हो रहे हैं? 1, तो इतने उसके कम हो जाएंगे। अब उसने स्कोर किया है 125। कितना स्कोर किया है? 125। तो अगर मैं यहां पर इन्हें ऐड कर दूं, 4x प्लस -1, फिर यहां पर आ जाएगा 75 माइनस x, यही होगा। उसके करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को ऐड कर दूं तो उसके मार्क्स कितने मिल रहे हैं उसको? 125, क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। चलिए, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4x, ये ओपन करेंगे ब्रैकेट तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ अंदर बचेगा 75 माइनस x इक्वल्स टू 125। इसे भी ओपन करेंगे तो 4x प्लस 75 प्लस x इक्वल्स टू 125। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 125 माइनस 75। ये प्लस का उधर चला गया, 5 में से 5 गए, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50। तो 5x इक्वल्स टू 50 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, 10। ठीक है, अब बोला क्या गया है? द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करेक्ट। क्वेश्चन वो बताने हमें जो करेक्ट किए हैं उसने। तो करेक्ट वाले कितने थे? 4x थे।
सॉरी 4x नहीं, x ही थे, तो उसने कितने करेक्ट किए हैं? ओनली 10। कितने करेक्ट किए हैं? यही तो थे, यही तो हमने बोला था कि x क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, मतलब सही किए हैं। तो सही कितने किए हैं उसने? 10 किए। क्लियर है? तो हमारा ये आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 है, 10 आ ही नहीं रहा है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे हमें बोला है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, वो तो हमने x माना हुआ है। सो वो तो हमारा 10 आ रहा है, लेकिन उन्हें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि उसमें मार्क्स कितने हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इन्होंने क्या किया है, करेक्ट मार्क्स के इन्होंने वैल्यू यहाँ पर दी गई है, दैट मीन्स 4x। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 40। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो यहाँ गलत है, क्योंकि करेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हो जाएगा 10, कि 10 करेक्ट आंसर किए हैं और मार्क्स क्या मिलेंगे उसके? 40, 4x। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर इज 234। दो नंबर है, उनका डिफरेंस दिया गया है। पहले तो लिख लेते हैं, लेट x and y are two numbers। ठीक है, x और y दो नंबर है, उनका डिफरेंस दिया है, तो मैं मान लेती हूँ x बड़ा है तो x माइनस वाई, आप जो भी मानना चाहो, कि वो 6 है। ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। दूसरा क्या दिया गया है, एंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का एवरेज, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करके, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन कितनी है 2, और उनका जो एवरेज का स्क्वायर दिया वो दिया है 234। देख लो आप ध्यान से, एवरेज निकालना हमने सीखा था, मीन और एवरेज हमने पढ़ा था एक टॉपिक। क्या होता है एवरेज? जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम, और नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन 2 है तो नीचे 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स? अब एवरेज किसका पूछा गया है? एक्स और वाई, मतलब हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए एक्स और वाई का पता होना जरूरी है। आप देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस मुझे पता है, ऊपर और नीचे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 234 के 2 से, ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 468। क्लियर है? चलिए अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से, ये थर्ड इक्वेशन मेरे पास आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, ये लिख सकती हूँ। इसे फोर्थ इक्वेशन बना दूं, x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, वाई उधर चला गया, प्लस में आ गया, इसे लिख सकती हूँ। अब इस फोर्थ को मैं थर्ड में पुट करके देख लूं, पुट फोर्थ एंड थर्ड, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह मैं क्या रखूंगी, 6 प्लस वाई और उसका स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह मैंने 6 प्लस वाई रख दिया, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। सॉल्व कीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 12y, और यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे 468 में से 36, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -432 इक्वल्स टू 0। 468 को इधर लेकर आई माइनस में, उसमें से 36 माइनस किया तो आगे मेरे पास -432 इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये 12y है यहाँ पर। अच्छा, इसमें से 2 रिमूव कर दूं, डिवाइड कर दूं 2 से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6y और यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने और छोटा कर दिया। ठीक है, 216 इसके फैक्टर्स करूं, 216 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 जा और 3 1 जा। अब मुझे बीच में 6 लेकर आना है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 27 में से अगर 8 माइनस के नहीं आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 3 3 जा 9, 24 में से अगर 9 माइनस के 9, 10 11 12 13 14, 5 आ रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा।
किस तरीके से किया जा सकता है, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 ये आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। अच्छा आ रहा है यहाँ पर। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, क्या ये लिख सकती हूँ मैं? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है एक। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करें। यहाँ से y कॉमन लिया तो यहाँ आ गया y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लिया तो यहाँ भी आ गया y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y माइनस 12 और यहाँ पे y प्लस 18। सो y की वैल्यू आ गई एक तो 12 और एक आ गई माइनस 18। क्लियर है? नाउ अब मैं इसको किस में पुट करती हूँ? इस फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दूं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ऐसा है कि अब y की वैल्यू 12 अगर मैं रखती हूँ, अब यहाँ पे चलो इसके दो पार्ट्स हम देख लेते हैं, इसे हम हटा दें, यहाँ पे जरूरत नहीं है अब। क्या बोला है? x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस अगर 12 रखती हूँ मैं, y की वैल्यू अभी मैं क्या रख रही हूँ? 12 रख रही हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जा रही है? 12 प्लस 6 18, और y की वैल्यू अगर मैं माइनस 18 रखूंगी तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 6 माइनस 18 दैट इज माइनस 12। दैट मीन्स अगर y की वैल्यू प्लस 12 तो x की वैल्यू प्लस 18, y की वैल्यू माइनस 18 तो x की वैल्यू माइनस 12। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का एवरेज निकालना है। चलिए निकालें, दोनों तरीके से निकालेंगे, जब दोनों की वैल्यू नेगेटिव होंगी या दोनों की वैल्यू या फिर पॉजिटिव होंगी। तो पहला मैं निकालती हूँ पॉजिटिव में, तो 12 प्लस 18 यही होता है एवरेज, दोनों ऑब्जर्वेशन का सम, और नीचे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे 8 9 10, ये हो जाएगा 30/2, दैट इज आ जाएगा आपका आंसर 15। करेक्ट है? अब आगे देखिए, या फिर इसको माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 2, एवरेज निकल रहा है, दोनों नेगेटिव नंबर रख दिया अगर मैंने, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा माइनस 30/2, दैट इज माइनस 15। आप देखो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आंसर यहाँ पर आ रहा है? 15 आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 and also has 4 as digit। क्या बोला है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में जो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, एक तो 4 से डिविजिबल भी हो वो, एंड ऑल्सो हैज 4 एज अ डिजिट, और उसके अंदर 4 नंबर, मतलब जो 4 जब वो नंबर हो तो उसके अंदर एक डिजिट 4 की भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगी 1 से लेके 100 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे। सबसे पहले तो 4 से डिविजिबल वाले अगर हमें देखने तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, कितने टाइम्स कट रहा है ये? 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, मतलब 25 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक 25 नंबर्स ऐसे हैं। अब वो 25 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 4 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर 20 24 28, देन उसके अलावा 28 के बाद 32 36 एंड 4 10 ज़ा 40, फिर आ जाएगा 44 48 52। अच्छा, इसके बाद जो भी नंबर होंगे उसमें 4 आएगा किसी में, 52 के बाद यहाँ पर 56 56 के बाद 57 58 59 60, फिर 64, देन 68, फिर देन 72, फिर देन 76 एंड देन 80। ठीक है, देन 84 86 सॉरी 88। ठीक है, 88 के बाद 92 96 एंड देन 100। ये नंबर है, 25 नंबर्स हैं जिसमें, अब इसमें 4 ये वो नंबर है जो 4 से जो 1 से लेके 100 के बीच में और 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 से डिविजिबल है। नाउ अब हमें वो नंबर चूज करने हैं, साथ ही साथ कि वो क्या हो, उनमें 4 डिजिट भी हो। देखो पहला एक तो ये 2 3 4 5 6 7,
तो 7। और है किसी में और कोई नंबर जो है जो जिसमें 4 क्या हो, डिजिट हो? यही है। और कितने हैं टोटल? ये 7 है। दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ये वो नंबर है जिसमें 4 एक तो डिजिट की फॉर्म में है और साथ ही साथ वो 4 से जो नंबर है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हैंस द नंबर ऑफ लेग्स वाज 14 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स द नंबर ऑफ काउ वाज। अब यहाँ बोला है कि मान लीजिए ग्रुप है, एक फील्ड, एक मैदान है जहाँ पे हैंड्स भी हैं और काउ भी है, ठीक है। और यहाँ पर उनके लेग्स और उनके हेड्स के बारे में रिलेशन यहाँ पे हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि लेट यहाँ पर नंबर ऑफ काउस कितनी है, x, और हैन कितनी है, y। इसे मैं मान के चलती हूँ क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है लास्ट में, द नंबर ऑफ काउ, मतलब मुझे x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर जो लेग्स होंगे, अगर यहाँ पर जो लेग्स हैं एक काउ के लेग्स जो होंगे वो कितने होते हैं, 4, और हैन के कितने होते हैं, 2। यही होता है, काउ के 4 होते हैं और हैन के 2। अगर x काउ है, ठीक है, और हेड तो एक ही होगा, ऑफ कोर्स अगर x काउ है तो x ही हेड होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, क्या रिलेशन दिया है कि द नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे। अच्छा, लेग्स मान लो x काउ x है तो उसके 4x लेग होंगे और इसके कितने होंगे, 2y। नंबर ऑफ हैंड्स y है तो उसके लेग्स कितने होंगे, 2y हो गए। तो यहाँ पे बोला है जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो क्या है कि ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स को जितने भी हेड होंगे, दोनों के हेड कितने होंगे, x प्लस वाई होंगे, जितनी मुर्गियां और जितने काऊ है, और उसका ट्वाइस में भी 14 ज्यादा है। ये इक्वेशन दी गई है। क्या दी है, ध्यान से देखना। हमने x काऊ और y हैंड माना है। मान लेते हैं कि x कितनी है, ये नंबर ऑफ काउज है और ये नंबर ऑफ हैंड्स हैं। तो अब यहाँ पर काउ के पाँव कितने होते हैं, लेग्स कितने होते हैं, 4x, और हैंड के लेग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं तो 2y। तो अगर y हैंड है तो 2y, ठीक है। हेड तो एक ही रहेगा तो वो तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है कि टोटल जो लेग्स है, टोटल लेग्स मतलब काउस के लेग्स एंड हैंड्स के लेग्स, हमने मान रखा है x और y है जितने भी होंगे, वो क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स के ट्वाइस के क्या है, 14 ज्यादा है उनसे भी। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y प्लस 14। ये 2y से 2y कैंसिल, इक्वल के अगल बगल साइड है, ये 2x यहाँ आ जाएगा तो 4x में से माइनस होके 2x बचेगा और यहाँ बचेगा लास्ट में 14 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7। और हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ काउस, जो कि हमारा x आ ही रहा है, नंबर ऑफ काउस क्या x, दैट इज हमारा सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे, द मीन ऑफ 4 नंबर ABCD इज 100। मीन मतलब वही एवरेज, ठीक है, मीन और एवरेज एक होता है। क्या बोला गया, 4 नंबर है हमारे पास A, B, C और D। इनका मीन निकालू तो ऑफकोर्स डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 नंबर्स हैं यहाँ पर, तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। इफ C is 70, C की वैल्यू दी गई है तो A प्लस B प्लस D प्लस 70, और यहाँ पे 4 को मैं इधर लेके गई तो ये 400, ठीक है। देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज, तो बाकी नंबर्स का मीन क्या होगा। तो यहाँ पे पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। A प्लस B प्लस D कितना हो जाएगा, 70 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो 330 बचेगा। क्लियर है। अच्छा, एक काम करते हैं, इनका मीन निकालना है। तो मीन अगर A B और D का मीन निकालूंगी तो क्या होता है, A प्लस B प्लस D अपॉन 3 करूंगी तभी तो मीन निकलेगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दूं सभी को, इसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगी तो ये भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 110। तो इन तीनों का जो बाकी नंबर्स है उनका मीन क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुई है क्योंकि अब 3 ऑब्जर्वेशन है और तीनों का यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 110, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, एक सर्कल है, मान लेते हैं उसका रेडियस क्या है r, लेट रेडियस बी r, और इंक्रीज जो रेडियस हुई है वो कितनी हुई है, इंक्रीज रेडियस कितनी है, 50% इंक्रीज हुई है तो वो कितनी हो जाएगी, 150 अपॉन 100 r, ठीक है। तो जो इंक्रीज रेडियस है वो ये होती है। इंक्रीज रेडियस हमने पढ़ा था, ओरिजिनल रेडियस क्या हो जाता है, 50% ऑफ r क्या हो जाता है, r में ऐड हो जाएगा। देखो इसको मैंने कैसे डायरेक्ट ये लिखा है ये भी समझ लो।
इंक्रीज कितनी हुई है 50%, तो पहले तो थी सही, और इंक्रीज कितनी हुई है 50%। 50% किसकी? पुरानी वाली रेडियस की। आप यहाँ पे r कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 150/100, एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा 100 + 50/100, और यहाँ बगल में r है ही सही, और ये सॉल्व होगा तो 150/100/r आ गया ये वैल्यू। ये इस तरीके से मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। जब भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज लिखना हो ना, तो आप क्या करोगे, 100 में वो चीज प्लस कर दो। 50% इंक्रीज हुई है तो 100 में 50 प्लस किया तो 150, नीचे आप 100 लिख दीजिए, और ये r। क्लियर है? तो ये इंक्रीज रेडियस हमारी आ गई। क्लियर? नाउ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विल इंक्रीज बाय, तो अब पेरीमीटर क्या होगा, वो कैसे इंक्रीज होगा? चलिए मानते हैं अगर r रेडियस थी तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारे पास, 2πr आ गया उस सर्कल का। क्लियर? लेकिन अब जैसी रेडियस ये आ गई तो अब पेरीमीटर क्या होगा, नेक्स्ट जो पहला पेरीमीटर ये था, सेकंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2π, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/100 r। ठीक है, अब वो बोला कि इंक्रीज कितनी होगी, तो हमने देखा था इंक्रीज परसेंटेज में देनी है, तो इंक्रीज वाली जो हमें निकालनी है, इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुई है तो पहले क्या जाएगा, जो नया पेरीमीटर आया है 15/10 लिख दूं, ये कैंसिल कर दें इसको, 15/10 r माइनस यहाँ पर 2πr, और अपॉन में क्या आता है, ओरिजिनल पुराना वाला क्या था 2πr। इसी तरीके से हमने इंक्रीज निकाली थी, यही था आंसर। चलिए अब इसको सॉल्व करें, यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है तो 2πr को आप बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, ये होगा 5/2, सॉल्व करोगे तो 3/2, और यहाँ पे -1 बचेगा, नीचे 2πr रह जाएगा, 2πr से 2πr कैंसिल, इसको आप सॉल्व करोगे 3 - 2 दैट इज 1/2, और इसे अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले में 100 से ही मल्टीप्लाई होता है, जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50, दैट मीन्स परसेंटेज भी कितना इंक्रीज हो जाएगा 50%, सो पेरीमीटर भी 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसी रेडियस को आपने 50% इंक्रीज किया उसका पेरीमीटर भी 50% इंक्रीज हो जाएगा। आप आराम से यहाँ देख सकते हो इंक्रीज परसेंट कैसे निकाला जाता है, जो नया आया है, जो पुराना है, और जो पुराना है अपॉन में पुराना ही वाला आता है, ओरिजिनल जो होता है, आप नॉर्मल को कैलकुलेट करोगे आपका आ जाएगा 50%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आपका लेक्चर ये यहीं पे एंड होता है, लेकिन ये क्वेश्चन की सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।